हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कक्षा प्लस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है। हमारे शरीर में कई प्रकार के अंग तंत्र कार्य करते हैं। वो सभी एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं और हमारे शरीर की सारी जो गतिविधियां होती है वो इन्हीं अंग तंत्र पर निर्भर करती हैं। मेरा पिछला जो वीडियो था वो भी इससे संबंधित ही था। अब आज जो वीडियो लेके आए हैं आपके लिए उसका नाम है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो लीजिए चलते हैं इस टॉपिक पे। हमारी बॉडी में एक महत्वपूर्ण फ्लूइड होता है जिसे हम रक्त कहते हैं, यानी ब्लड। व्हाट वी कॉल इट, इट इज ब्लड। ये लाल रंग का एक पदार्थ है जिसको हम संयोजी ऊतक कहते हैं, यानी इट इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो लिक्विड फॉर्म में होता है। यह मानव तथा अन्य पशुओं में एक आवश्यक पोषक तत्व है, यानी हमारे पाचन क्रिया के दौरान जो फूड ऑब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, उसके बाद में उसका एसिमुलेशन होता है, यानी स्वांगीकरण होता है। वो फूड स्वांगीकरण होने के बाद में रक्त के साथ मिलकर हमारे शरीर के सभी अंगों को पहुंचता है। इसीलिए ये हमारे पोषक तत्व को कैरी करने का एक माध्यम भी है। यह फेफड़ों में उपस्थित ऑक्सीजन, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, उसे कैरी करता है और हमारे शरीर के विभिन्न भागों में उसको पहुंचाने का काम भी रक्त करता है। तथा साथ ही साथ रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उसका भी वहन ये रक्त करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे यूज़फुल प्रोडक्ट हैं और जो अनावश्यक चीज़ें हैं, साल्ट हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको कैरी करने का कार्य ब्लड करता है। रक्त एक हल्का क्षारीय मीन्स बेसिक इन नेचर फ्लूइड है जिसका पीएच का मान लगभग 7.4 के आसपास होता है। पीएच का मान 7.4 है, इसका मतलब इसकी प्रकृति क्षारीय है। बेसिक है। रक्त का निर्माण, रक्त कहाँ बनता है? रक्त हमारी बॉडी के जो लॉन्ग बोन्स होती है उसमें बनता है, जिसे हम बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। भ्रूण अवस्था, यानी जब बच्चा डेवलपिंग फॉर्म में होता है, अपनी माँ की खोख में होता है, तब हम उसे भ्रूण कहते हैं। उस वक्त उस नवजात शिशु में रक्त का जो फॉर्मेशन होता है उसका निर्माण प्लीहा में होता है। प्लीहा एक हमारी बॉडी का ऑर्गन है जिसे हम स्प्लीन कहते हैं। वैसे जो बड़ा होने के बाद में बच्चा ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, लेकिन जब भ्रूण अवस्था होती है उस वक्त बच्चे में जो ब्लड की फॉर्मेशन होगी वो प्लीहा में होती है, यानी स्प्लीन में। सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, अर्थात सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% तक होता है। यानी किसी व्यक्ति का वजन 70 किलो है तो 70 किलो को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो लगभग 5-5.25 लीटर, 5.5 लीटर के आसपास होता है। तो एवरेज जो ब्लड एक व्यक्ति में होता है, इट इज़ नियर अबाउट 5 to 6 लीटर अकॉर्डिंग टू इट्स वेट। पुरुष की तुलना में अगर महिला और पुरुष की बात करते हैं तो लगभग महिला और पुरुष के अंदर जो ब्लड का अंतर होगा वो मात्र आधे लीटर के आसपास होता है। ओनली 500 ml का रक्त महिलाओं में कम हो सकता है, लेकिन
एनीमिक पेशेंट है उसके अंदर ब्लड की मात्रा तो रहती है, लेकिन उसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, जिस वजह से कमजोरी सी आती है और वो एनीमिक पेशेंट मानते हैं उसे। रक्त का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी, यानी रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसको हम HB काउंट बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। ये दो चीज़ें होती है इसमें, एक होती है इसमें हीम और एक होती है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन, हीम एक वर्णक होता है जो हमारे ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है। ग्लोब्यूलिन इज ए प्रोटीन। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर का मापक एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है, स्फेगोमेनोमीटर द्वारा किया जाता है। सामान्य व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर, वो लगभग 120/80 mm/Hg होता है। रक्त, इसके दो पार्ट होते हैं। रक्त को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55 to 60% होता है, और ब्लड कार्पसल्स जो रक्त कणिकाएं होती है उसकी मात्रा लगभग 45% के आसपास होती है। इस प्लाज्मा पार्ट जो फ्लूइड है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है? उसमें लिक्विड पदार्थ एंड ठोस पदार्थ, सॉलिड पदार्थ होते हैं। दो चीज़ें होती है। प्लाज्मा का जो 92% होता है वो जल होता है, वाटर बेस, एंड 8% जो तरल पदार्थ होता है उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, अकार्बनिक लवण या जल अपघटन या सोडियम आयंस पाए जाते हैं। इस प्रकार से प्लाज्मा के दो पार्ट हैं, तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ। रक्त का जो सेकंड पार्ट है वो होती है ब्लड सेल्स, जिसको हम रक्त कणिकाएं कहते हैं। RBC मीन्स रेड ब्लड सेल्स। दूसरी होती है WBC, वाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रक्ताणु। थर्ड इज प्लेटलेट्स। इस प्रकार से ब्लड सेल्स RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स में डिवीजन किया होता है। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा का जो पार्ट है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ये ऑस्मोटिक प्रेशर को डेवलप करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर उत्पन्न करता है। ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन है जिसको 3 कैटेगराइज किया जाता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये शरीर की इम्यूनिटी में बूस्ट करती है, इम्यूनिटी प्रतिरक्षा में सहायता करती है, काउंटर पार्ट करती है बॉडी में। फाइब्रिनोजन ये भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है। एंड प्रोथ्रोम्बिन ये रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? जब हमारे चोट लग जाती है किसी भी माध्यम से, जब हम गिर जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, उस वक्त हमारी स्किन पे कट लग जाता है और ब्लड वेजल्स होते हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, वो चोटिल होने की वजह से वहाँ से ब्लड लगातार निकलना शुरू हो जाता है। अगर इसी तरह से अगर ब्लड निकलता रहा तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। उस स्थिति में रक्त को रोकने के लिए फाइब्रिनोजन और नेक्स्ट प्रोथ्रोम्बिन नामक की जो प्रोटीन्स हैं, ये क्या करती है? ये एक जाल का निर्माण करती है और उस ब्लड को रिलीज होने से रोकती है। इस प्रकार जब वो जाल का निर्माण करती है तो बाद में ब्लड क्लॉट बन जाता है और ब्लड का रिसाव उस घाव से बंद हो जाता है। इस प्रकार से फाइब्रिनोजन प्रोटीन हेल्प करती है रक्त को थक्का बनाने में।
विशेषताएं आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिका कहते हैं। इसका संश्लेषण, इसका फॉर्मेशन, आरबीसी कहाँ बनती है? आरबीसी का निर्माण रेड बोन मेरो में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मीन्स बोन्स, हमारे शरीर की जो लॉन्ग्स बोन्स होती है उसके अंदर आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। इसका लाइफ साइकिल कितना होता है? इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन बाद में ये मर जाती है, लेकिन इनका पीछे वाली जो कोशिकाएं हैं, लगातार ब्लड के अंदर आरबीसी का निर्माण चलता रहता है, और जो डेड आरबीसी होती है वो भी, उनका एक ग्रेवयार्ड होता है स्प्लीन, वहाँ जाकर उनका कब्रिस्तान बोलते हैं जिसे, वहाँ वो रप्चर होके डेड हो जाती है और वहाँ उसका निस्तारण किया जाता है। संख्या में कमी, जब आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में या रक्त में कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं, यानी रक्त की कमी। इस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं, और जिसको ये होता है उसको एनीमिक पेशेंट कहते हैं। दूसरा नाम, आरबीसी को हम दूसरे नाम से जाने तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इसका कार्य क्या है? आरबीसी का हमारे शरीर में क्या काम होता है? शरीर में ये ऑक्सीजन का वहन करता है, यानी हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ों में जाने के बाद के अंदर फेफड़े के जो आगे जो ऑर्गन हैं, पार्ट्स हैं, जिसको हम एल्यूलाई कहते हैं, एल्यूलाई के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, वो ऑक्सीजन को कैरी करती है और उसको ब्लड में ट्रांसफ़र करती है। और उधर से ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वापस फेफड़े के अंदर एल्यूलाई लेती है और उसको एक्सपेल हमारे फेफड़ों के जरिए किया जाता है। इस प्रकार से आरबीसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को कैरी करती है। केंद्रक, इसमें किसी भी प्रकार का केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया जैसी सेल ऑर्गेनेल्स अंगक नहीं पाए जाते, जैसे कि अन्य कोशिकाओं पाए जाते हैं, तो ये केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक टोटली एब्सेंट होता है इसमें। आकार, इसकी शेप वर्ताकार, सर्कुलर, डिस्क रूप की संरचना में होती है। उभय अवतल, बाइकॉनकेव टाइप की इसकी शेप होती है। कलर, इसका रंग कैसा होता है? आरबीसी का जो कलर है वो लाल कलर का होता है, उसकी वजह है हीमोग्लोबिन। कई बार पूछ लेते हैं कि हमारे रक्त का रंग लाल क्यों होता है? उसकी वजह है रक्त के अंदर पाए जाने वाला वर्णक हीम, इसकी वजह से हमारा रक्त लाल कलर का होता है। विघटन, इसका डिकम्पोजिशन कहाँ होता है? जब आरबीसी मृत हो जाती है तो ये कहाँ पर जाती है? वृद्ध व कमजोर होने पर यकृत व प्लीहा, इनका विघटन होता है। यानी जब आरबीसी डेड हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, एफिशिएंसी इनकी कमज़ोर होने लगती है, तो इनका विघटन प्लीहा में जाके होता है। प्लीहा हमारे बॉडी के अंदर स्टोमक के आस पास एक अंग होता है जिसको स्प्लीन कहते हैं। इसको हम आरबीसी का ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान कहते हैं। यानी जो आरबीसी डेड हो रही है या डेड होने वाली है या मरने वाली है, वो जाके कहाँ जाके इकट्ठी हो जाती है? प्लीहा में। प्लीहा को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ये मोस्टली कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, और आने वाले एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि स्प्लीन क्या है, तो स्प्लीन आरबीसी की कब्रिस्तान है। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को हम वाइट ब्लड कार्पसेल्स या वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। केंद्रक युक्त आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता। आरबीसी के अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है। ये कणिकाएं होती है, ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। वयस्क ह्यूमन मैन में इनकी संख्या लगभग 7000 प्रति घन mm होती है।
7000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। यह शरीर की सुरक्षा, इसकी मेन विशेषता है, ये सुरक्षा कोशिकाएं होती है। फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो पैथोजेंस होते हैं, उनसे हमारे शरीर को ये बचाती है, और ये रक्षक कोशिकाएं के रूप में भी जानी जाती है। इन्हें श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूसी के अनुपात की बात करते हैं तो आरबीसी और डब्ल्यूसी का जो अनुपात होता है वो 600:1 होता है। यदि 1 डब्ल्यूबीसी है तो आरबीसी की मात्रा लगभग 600 होती है। डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन भी लाल अस्थि मज्जा में होती है, रेड बोन मेरो में होता है इसका भी निर्माण। इसका जीवन काल लगभग 4 से 5 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, काफ़ी लंबा होता है, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिन का ही होता है। डब्ल्यूबीसी के प्रकार, ये 2 प्रकार की है। पहला है कणिकामय एंड सेकंड है कणिका विहीन, ग्रेन्युलर और एग्रेन्युलर। कणिकामय जो डब्ल्यूबीसी है वो आगे जाके 3 प्रकार की हैं, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, टोटल जो कणिकामय डब्ल्यूबीसी होती है उसका लगभग 60 to 65% होती है। एसिडोफिल्स 2 से 3% होती है। बेसोफिल की मात्रा लगभग 1% होती है। कणिका विहीन जो डब्ल्यूबीसी है वो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट 2 में डिवाइजन होता है इसका। मोनोसाइट्स जो होते हैं वो 2 से 10% होते हैं, और लिम्फोसाइट जिसको लसीकाणु कहते हैं वो लगभग 20 से 25% होते हैं। इस प्रकार डब्ल्यूसी भी 2 पार्ट्स में विभाजित है। अब ये इनका स्ट्रक्चर है जिनको हम रक्ताणु या ब्लड सेल्स कहते हैं। ये आरबीसी है, कलर से दिख रहा है, रेड इन कलर। आरबीसी लाल कलर में है। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई केंद्रक नहीं है। उसके बाद में ये प्लेटलेट्स है, ये ल्यूकोसाइट्स है, ये मोनोसाइट है, ये इसिनोफिल्स है, ये बेसोफिल्स है, ये न्यूट्रोफिल्स है, और ये लिम्फोसाइट्स है। अब इनका स्ट्रक्चर देखिए। इसिनोफिल्स होते हैं, इसमें डॉटेड हैं, इसमें एस शेप, ये ग्रेन्यूल्स हैं, लाइट ग्रेन्यूल्स है, इसलिए इनको कणिकामय कहा जाता है। छोटे छोटे बारीक ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं, कण नजर आते हैं। बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों हैं कणिकामय हैं। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये कणिका विहीन है। ये ल्यूकोसाइट है जो ये 2 प्रकार के हैं। कणिकामय न्यूट्रोफिल उदासीन रंजी। डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक होते हैं। सबसे अधिक मात्रा में जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जो शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले जीवों को समाप्त करती है। इसलिए इन कोशिकाओं को रक्त का पुलिसमैन या माइक्रो पुलिसमैन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, पैथोजेंस आते हैं, उनसे शरीर की रक्षा करती है, और उन कोशिकाओं को रक्त का पुलिसमैन कहते हैं। किसे? न्यूट्रोफिल्स को। इसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स, ये कोशिकाओं में लगभग 2 से 3% होती है। वह परजीवी संक्रमण से बचाव करती है, यानी कोई भी पैरासिटिक अटैक होता है उससे बचाने का काम इसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स नामक जो वाइट ये सेल्स होती, ब्लड सेल्स होते हैं, ये करते हैं। बेसोफिल्स संख्या में सबसे कम होते हैं, लीस्ट इन नंबर, लगभग 0.5 to 1% ओनली। बेसोफिल्स हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपेरिन आदि का स्राव करते हैं, और इसमें एस आकार का केंद्रक होता है।
बेसोफिल, ये जो है इसमें एस आकार का न्यूक्लियस पाया जाता है। ये देखिए, ये सिंपली एस आकार का न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें। कणिका विहीन जो ए ग्रेन्युलर है या नॉन ग्रेन्युलर है, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कणिकाएं नहीं पाई जाती है, वो है एक केंद्राणु यानी मोनोसाइट। यह सबसे बड़ी न्यूक्लियोसाइट है, यानी सबसे बड़ी जो न्यूक्लियोसाइट है उसका नाम है मोनोसाइट। ये भक्षणकारी प्रवृत्ति की है, यानी ये भी जो पैथोजेंस हैं उनको खाने का काम करती है, उनको किल करती है, इसलिए इसको मैक्रोपुलिसमैन कहते हैं। मैक्रो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइज में बड़ी है। माइक्रोपुलिसमैन और मैक्रोपुलिसमैन ये दोनों ही WBC कोशिकाएं होती है जो फॉरेन पार्टिकल्स है या पैथोजेंस है उनको उनका भक्षण करती है और शरीर में की रक्षा करती है। इसको फाइटर सेल्स भी कहते हैं। लसिकाणु या लिम्फोसाइट्स ये संख्या में 20 से 25% होते हैं और इनका जो केंद्रक होता है ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है। इनका न्यूक्लियस ओवल शेप का होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, बी और टी। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट जो शरीर की प्रतिरक्षा इम्यूनिटी डेवलप करने में इनका अहम योगदान होता है। प्लेटलेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी कमी होने से कई बार हमारी जान आफत में आ जाती है। डेंगू के दौरान हमने कई केस ऐसे देखते हैं जिनके प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाती है। वो यही प्लेटलेट्स होती है जो हमारे एक ब्लड का पार्ट होती है, ये रक्त में पाई जाती है। इसकी फॉर्मेशन मेगाकैरियोसा अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों के विखंडन से होता है, उनके टूटने से होता है। संख्या में लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास होती है। नॉर्मली जब डेंगू हो जाता है, डेंगू फीवर आता है, उन केसेस के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या एकदम से ड्रॉप हो जाती है और बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने के बाद के अंदर शरीर के विभिन्न पार्ट से ब्लड का निकलना शुरू हो जाता है। वो डेंगू की निशानी होती है। शरीर में कपकपी सी होती है। अभी कुछ समय पहले इसका बहुत तेज़ कहर बरपा था और कई लोगों इससे प्रभावित भी हुए थे। 1.5 से 3.5 लाख के आसपास प्रति घन मिलीमीटर होती है इसकी संख्या। ये केंद्रक विहीन होता है, इसमें भी कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये भी बिना केंद्र के पाई जाती है। कलरलेस है, रंगहीन होती है। इसका कार्य रक्त का थक्का बनाना है। प्लेटलेट्स का जो मेन काम है वो है रक्त का थक्का बनाने, यानी ब्लड को क्लॉटिंग करना। इसका जीवन काल लगभग 10 दिन होता है। इसकी लाइफ 10 दिन होती है। आरबीसी की लाइफ कितनी होती है? 120 दिन। WBC की 2 से 4 दिन। और प्लेटलेट्स की लाइफ पूछे तो लगभग 10 दिन। डेंगू और मलेरिया जो डिजीज़ हैं, जो इंसेक्ट से फैलता है, मच्छर से, उस वक्त प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत तेज़ी से गिर जाती है। उस स्थिति के अंदर तुरंत हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और प्लेटलेटों की संख्या को मेडिसिन के द्वारा और आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा उसको बढ़ाया जाता है, जिससे रोगी की जान को बचाया जा सके। रक्त के क्या कार्य होते हैं? रक्त का ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण तथा ऊतकों के मध्य विनिमय करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी मदद से? रक्त की मदद से। पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न स्थानों पर परिवहन। हम जो भी चीज़ हम ग्रहण करते हैं उसका अवशोषण और उसका एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण होता है, वो ब्लड के जरिए हमारे विभिन्न अंगों को पहुंचते हैं और हमारी बॉडी के में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो कंप्लीट होती है। शरीर का पीएच मेंटेन रखा जाता है, यानी हमारा शरीर कई बार एसिडिक और कई बार बेसिक हो जाता है। अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति को मेंटेन करने का काम रक्त
करता है। यह जल एवं आयनों का संतुलन भी करता है, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है। हमारे ब्लड में कई प्रकार के आयंस और साल्ट्स भी रहते हैं, और इस प्रकार से हमारी बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन का काम भी रक्त का होता है। हार्मोन्स आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करना, यानी हमारी बॉडी में कई प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। हार्मोन्स को लक्षित अंगों तक ले जाने का काम भी ब्लड के द्वारा होता है। इसके बारे में हम जब टॉपिक आएगा अग्न्याशय तंत्र, उसके अंदर इसकी चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार रक्त हार्मोन्स को परिवहन करता है या लेकर जाता है। हार्मोन्स आदि का आवश्यकता के अनुरूप परिवहन किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स वाया ब्लड। शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य भी रक्त का होता है। उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना, यानी हमारे शरीर में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कई प्रकार की उपापचय एक्टिविटीज होती है, उसकी वजह से कई प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जिनमें यूरिया है। उसका उत्सर्जन हमारे किडनी या वृक्कों के द्वारा होता है, लेकिन उसको कैरी करने का कार्य रक्त के द्वारा होता है। अब आते हैं मानव शरीर में ब्लड ग्रुप्स। हमारे मानव शरीर में कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनकी जानकारी कर लेते हैं। हमारे मानव शरीर के अंदर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ओ, ए, बी, ए बी। इस प्रकार से ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। इनमें अंतर करने का आधार होता है इनमें पाए जाने वाले एंटीजेंस और एंटीबॉडी, जिनको हम प्रतिजन और प्रतिरक्षी कहते हैं। ब्लड ग्रुप ओ बहुत कम लोगों में मिलता है, लेकिन ब्लड ग्रुप ए की जो खासियत है वो ये है कि ये यूनिवर्सल डोनर है। इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी सर्वदाता। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ओ ब्लड ग्रुप किसी भी ग्रुप के रोगी को दिया जा सकता है। ए ब्लड ग्रुप वो ए को देगा और ए बी को देगा। बी है, बी और ए बी को दे सकता है। ए बी है वो सार्वत्रिक ग्राही है, यानी ए बी एक ऐसा यूनिक रक्त समूह है जो सभी प्रकार के लोगों से रक्त ले सकता है। इनमें जो डिफरेंस रुधिर प्रतिजन के द्वारा एंटीजेंस और एंटीबॉडी के आधार पर हम कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं। इसलिए ये ब्लड ग्रुप सिर्फ ओ से ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं होते, तो इसलिए इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। अगर ये दूध से ए या बी से लेता है तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। लेकिन ओ रक्त समूह का व्यक्ति सभी प्रकार के लोगों को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। यानी ओ है जो ए बी ए बी एंड जो उसका सेल्फ ग्रुप है उसको दे सकता है। इस प्रकार से ओ ए बी इन चारों समूह के व्यक्तियों को रक्त का दान कर सकता है। लेने की बात आती है तो सिर्फ ये अपने ही सेल्फ ग्रुप्स ओ से ही ब्लड ले सकता है। ब्लड ग्रुप ए, इसके अंदर ए एंटीजन प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी बी होता है, इसलिए ये सिर्फ ए और ए बी को दे सकता है। ए को इसलिए दे सकता है क्योंकि इसके अंदर एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी डेवलप नहीं होती है। ए बी के अंदर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता, इसलिए ए बी ए ब्लड ग्रुप ले सकता है, दे सकता है। और लेने की बात आए तो ए है जो ओ जो यूनिवर्सल डोनर्स तो लेना ही है, और अपना जो ग्रुप है उससे अपने समूह के व्यक्ति से ये ले सकता है। ब्लड ग्रुप बी वाला, इसमें प्रतिजन बी एब्सेंट है, एंटीबॉडी बी होती है। ये किसे दे सकता है? ये
बी और ए बी को दे सकता है और ओ और अपने ग्रुप से ब्लड वापस ले सकता है। ए बी, इसमें प्रतिजन ए और बी होता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए ये ए बी को दे सकता है और ए बी ओ से ले सकता है। लेने का कारण ये है क्योंकि इसके अंदर कोई किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए ये चारों ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। इस प्रकार रुधिर समूह के अंदर हम देखते हैं कि जो O है वो सर्वदाता है और AB है जो सर्वग्राही है। रक्तदान के दौरान कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? कई बार हम देखते हैं कि अगर प्रॉपर तरीके से अगर रक्त का ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है तो रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। इस दौरान ब्लड लेते वक्त पूरी जांच परख कर लेना चाहिए। जैसे ब्लड बैंक में किसी रोगी के अभिभावक जाते हैं तो वो ब्लड सैंपल की पहले जांच करवाते हैं, उसी के बाद ब्लड बैंक से उनको ब्लड दिया जाता है। हमें भी इस बात का अवेयर होना चाहिए, दाता व रोगी के रक्त में एबीओ प्रतिजन का मिलान, यानी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले जिसको रक्त देना है और जिससे रक्त लेके आना है, दोनों का हम एबीओ ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। उनमें जो प्रतिजन होते हैं उनको मैचिंग कराई जाती है। दोनों के रक्त, रोगी डोनर और रिसिपिएंट, देने वाला और लेने वाले के अंदर जो आरएच फैक्टर होता है, आरएच, ये दो तरीके से होता है, एक आरएच पॉजिटिव और एक आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो फैक्टर होते हैं, इनका मिलान करना बहुत ज़रूरी होता है। आरएच पॉजिटिव वालों की लगभग 92 से 95% होते हैं और आरएच नेगेटिव वाले बहुत कम लोग होते हैं। मोस्टली जो इंडियन पीपल हैं उनके अंदर ब्लड ग्रुप जो मिलेगा वो आरएच पॉजिटिव ज़्यादा मिलता है। किसी भी स्थिति में संग्रहित वक्त, यानी जो ब्लड हमने स्टोर करके रखा हुआ है वो किसी भी तरह से उसमें किसी प्रकार इन्फेक्शन या वो दूषित या प्रदूषित या संदूषित नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से उसका स्टोरेज होना चाहिए। HIV एक डिजीज है जो एड्स वायरस है, HIV वायरस है जो एड्स को फैलाता है, जिसकी वजह बनता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम डिजीज का नाम है। इसमें अगर किसी व्यक्ति को अगर जो एड्स रोग से पीड़ित है, अगर वो किसी व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर देता है तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके बॉडी में भी एड्स के जो वायरस हैं, HIV वायरस है, वो ब्लड के जरिए पहुंच जाते हैं। इसलिए सबसे पहले ब्लड डोनेट करने से पहले जो डोनर हैं उसका एक HIV टेस्ट किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है कि रोगी जिसको हम ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या ट्रांसफ्यूजन करेंगे उसके अंदर किसी भी प्रकार के HIV वायरस पहुंच ना पाए। रक्त की बात हो गई, रक्त सेल्स की बात हो गई, रक्त कहाँ बनता है उसकी भी बात हो गई। अब हमें यह समझना है कि ये रक्त को पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट कौन सा अंग करता है। तो इस संपूर्ण ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने का काम हृदय करता है। Pumping organ of our body is heart. इसको हम हृदय भी कहते हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर रुधिर को पूरी तरह से सर्कुलेट करने के लिए एक ऑर्गन होता है जिसे हार्ट कहते हैं। आज हम इस हार्ट की संपूर्ण क्रियाविधि किस प्रकार से ये हमारी बॉडी में
हार्ट जो है ब्लड को सर्कुलेट करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये हार्ट की जो पोजीशन है, हमारी बॉडी के अंदर कौन सी साइड या कौन सी पोजीशन पे हार्ट होता है, तो हार्ट की जो पोजीशन होती है वो हमारी बॉडी के लेफ़्ट साइड में होती है। हमारे दो फेफड़े होते हैं, दोनों फेफड़ों के बीच में जो पार्टीशन होता है, उसके लेफ़्ट साइड का जो फेफड़ा होता है उसके एक साइड के अंदर हार्ट की पोजीशन होती है। इसी वजह से जो लेफ़्ट फेफड़ा होता है, लेफ़्ट साइड का जो लंग होता है वो साइज़ में हल्का सा छोटा होता है। हृदय को रक्त ले जाने के लिए और लाने के लिए दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक धमनी है एंड दूसरी शिरा है। धमनी को हम आर्टरीज कहते हैं और शिराओं को हम वेन्स कहते हैं। एक जो धमनी और शिरा है, एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो हृदय की तरफ रक्त लेके जाती है, तो दूसरी जो है वो हृदय से रक्त को दूर लेके जाती है। जो हृदय के में जो रक्त लेके जाती है उसे शिराएं कहते हैं, और जो हृदय से जो रक्त लेकर अंगों को जाती है उसे धमनी कहते हैं। ये क्लियर कर ले में कि जो ट्यूब या जो ब्लड की जो पाइप्स हैं, जो बॉडी ऑर्गन से रक्त को हृदय तक लेके जाती है, और जो आर्टरीज हैं वो हार्ट से बॉडी ऑर्गन को लेके जाती है। अब इसी आधार पे इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, अंतर है। अंतर किस आधार पे है? पहला इनके आकार के आधार पर। अब इनका आकार अलग अलग प्रकार का होता है। आर्टरीज जो हैं, आर्टरीज की जो कैविटी है, जो गुहा है, वो पतली होती है, वो नैरो साइज की होती है, और इनकी दीवार होती है, इनकी जो वाल है वो मोटी और इलास्टिक होती है। यानी जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो उसके हिसाब से पतली और मोटी हो जाती है, इसीलिए ये इलास्टिसिटी होती है, यानी ये प्रत्यास्थ होती है। और लेकिन इसकी जो कैविटी होती है, जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है, वो वेन की तुलना में या शिरा की तुलना में थोड़ी पतली होती है, इसीलिए जो ब्लड प्रेशर होता है वो इस आर्टरीज में ज़्यादा होता है। आकार के आधार पर शिराएं की बात करते हैं तो शिराओं की जो दीवार है इसको हम बोलते हैं वेन्स। इनकी दीवार पतली और इनकी जो कैविटी होती है वो आर्टरीज की तुलना में चौड़ी होती है। ब्लड, कई बार हम पढ़ते हैं और सुनते हैं कि हार्ट के अंदर शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त होता है, जबकि हमें कहना चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीकृत रक्त और अनऑक्सीकृत रक्त। ऑक्सीकृत रक्त वो होता है जो ऑक्सीजन युक्त होता है, यानी, और जो अनऑक्सीकृत रक्त होता है उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है या CO2 को कैरी करता है, इसलिए उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। अब आर्टरीज के अंदर कौन सा रक्त बहता है और वेन्स में कौन सा रक्त बहता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। रक्त की बात करें तो जो आर्टरीज हैं यानी धमनियां हैं वो ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन है इसका मतलब यह रक्त शुद्ध है, ऑक्सीजनेटेड रक्त है, वो इसमें फ्लो करता है या बहता है। वेन्स में, शिराओं के अंदर CO2 युक्त रक्त बहता है, यानी जो वेन्स हैं वो CO2 युक्त रक्त को कैरी करती है। अपवाद, इसमें दो अपवाद होते हैं, धमनी और ये शिरा। अगर इन दोनों के आगे, धमनी के आगे अगर फुफ्फुस लग गया यानी पल्मोनरी आर्टरीज है, ये डीऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करेगी, और पल्मोनरी जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ये इसलिए है, पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की ओर लेके जाती है, और पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट की ओर लेके आती है। तो इस बात का जरूर क्लियर करें कि जो आर्टरीज और जो वेन्स की बात हम कर रहे हैं, आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड जो वेन्स हैं
वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड। द मेजर डिफरेंस जो अभी बताया आपको, लेकिन इसका जो एक्सेप्शंस हैं वो है ये पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स, ये दोनों वर्किंग में एक दूसरे की उल्टी तरह से काम करती है। कपाट, कपाट और वाल, इसके आधार पर हम इन दोनों में एक और डिफरेंस करते हैं, एक और अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। कपाट का मीन्स वाल, एक में वाल होता है और दूसरे में वाल नहीं होता। अब वाल किस में होता है? वाल उपस्थिति और अनुपस्थिति की बात करें तो वाल जो है वो आर्टरीज के अंदर वाल नहीं होते, वेन्स के अंदर जो वाल हैं वो पाए जाते हैं। इसलिए ये इस बात के लिए इंगित है कि जब वेन्स के अंदर जब ब्लड फ्लो होता है, मेरा कहने का मतलब है जब शिराओं में रक्त बहता है तो वो पीछे की ओर नहीं आता है, वो आगे बहता है। जबकि जो धमनियां हैं इसके अंदर किसी प्रकार का कपाट नहीं होता है और रक्त जो होता है वो एक दबाव से बहता है। सतत तथा अंगों की तरफ होता है, यानी ये जो यहाँ धमनी की बात हो रही है, यहाँ शिरा की बात हो रही है, क्योंकि पेज कंटिन्यू है। धमनी के अंदर जो रक्त फ्लो होता है वो कंटिन्यूसली होता है और अंगों की तरफ होता है, यानी हार्ट से ब्लड जो जाएगा उसको कैरी करने का काम आर्टरीज करती है, यानी धमनियाँ करती है, और हमारे अंगों से जो रक्त जाएगा हृदय की ओर उसको शिराएं लेकर जाती है। इसलिए शिराओं में वाल होते हैं और धमनी में वाल नहीं होते। स्थिति, इसकी पोजीशन क्या है? ये शरीर में वसा के अंदर धसी रहती है। पोजीशन का मतलब है शिराएं और जो धमनियां हैं ये हमारे शरीर के अंदर कहाँ पर इनकी पोजीशन होती है। तो हम नॉर्मली हम देख लेते हैं कि जो हमारे जो स्किन है, स्किन का जस्ट नीचे जो है वो हम वेन्स होती है, यानी शिराएं होती है, जिसको हम अपनी नज़र से देख सकते हैं। और आर्टरीज की बात कर रहा हूँ मैं, धमनियों की बात कर रहा हूँ, तो वो मांसपेशियों के अंदर डीप सीटेड का मतलब है ज़्यादा गहराई तक धसी होती है, इसलिए ये मांसपेशियों में रहती है, अंदर तक धसी होती है। और शिराएं जो होती है ये ऊपरी सतह पे होती है, जस्ट हमारी अपर स्किन है उसके जस्ट नीचे जो लेयर होती है उसमें ये शिराएं पाई जाती है। और इसमें रक्त का लेन देन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है या ब्लड देने का और ब्लड लेने का जो काम होता है जिसको हम ट्रांसफ्यूजन कहते हैं वो, और जो दवाइयाँ इंजेक्शन है, इनोकुलेशंस हैं, ग्लूकोज हैं, वो सारी की सारी कहाँ लगती है? शिराओं में, क्योंकि ये ऊपर होती है, चमड़े के जस्ट नीचे होती है। तो ये इजीली डॉक्टर या नर्स को इजीली देख सकते हैं वो कि यहाँ नस है, हाथ पे नस है, या यहाँ बाजू पे नस है, या बैक पे है, तो आराम से वहीं पे जो डायरेक्ट जो ब्लड में औषधियाँ, मेडिसिन्स जाती हैं वो वाया शिराओं के द्वारा ही दी जाती है। यह क्वेश्चन आ सकता है कि इंजेक्शन जो लगाया जाता है वो कहाँ लगाते हैं, धमनी में लगाते हैं या शिरा में लगाते हैं? तो आंसर होगा अपना शिराओं में। अब ये पूरे हृदय का जो अंदर की जो फिजियोलॉजी है, जो वर्किंग है उसकी, वो उसका ये डायग्राम है। इससे हम और अच्छे से समझेंगे। पूरे हमारे हार्ट का ये डायग्राम है। इसमें देखिए, इस हृदय में नॉर्मली, पहले मैं छोटी सी स्टार्ट करता हूँ। हृदय के अंदर 4 कपाट होते हैं, 2 आलय और 2 निलय। आलय की पोजीशन ऊपर होती है, लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, एंड जो वेंट्रिकल होते हैं जिसको हम निलय कहते हैं उनकी पोजीशन होती है इस आलय के नीचे, जिसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका मैं एक सिंपल सा चित्र से और समझाने की कोशिश करता हूँ तो मेरी नज़र से वो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये एक मैंने रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं हार्ट का, उसमें आप इजीली समझ जाओगे। इसके मैंने 4 चैम्बर कर दिए। ये हो गया आपका राइट ओरिकल, दायां आलिंद, राइट
लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस प्रकार से हृदय के अंदर 4 कपाट या 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, यहाँ नज़र आ रहे हैं दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। इस प्रकार से ये 4 कपाट यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको। अब इस हृदय के अंदर ब्लड कहाँ से आएगा, हृदय ब्लड को पंप कैसे करेगा, कहाँ करेगा, उसकी स्थिति देख लेते हैं। इसको ज़रा बड़े ध्यान से समझना। अगर इसकी वर्किंग और इसके चित्र को अगर आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया तो ये ब्लड सर्कुलेशन और इसका जो आकार है वो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि इस हृदय का जो ये वाला पार्ट है, राइट वाला जो पार्ट है, जिसको मैं ड्रॉ कर देता हूं ब्लू कलर से, इसको मैं ब्लू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस पार्ट में जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा जो हमारे बॉडी ऑर्गन से आएगा। और इस ब्लड को लेकर कौन आएगा, इसको ये महाशिराएं लेके आती है। महाशिराएं 2 होती है, एक जो हमारे शोल्डर से जो नीचे का जो पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वहाँ से, और एक शोल्डर से ऊपर का हेड साइड से जो आते हैं। 2 विना केवाज होते हैं, एक सुपीरियर विना केवा और एक इन्फीरियर विना केवा। इनको हम महाशिरा कहते हैं। ये महाशिरा कहाँ से आएगी, एक हमारे नीचे के बॉडी ऑर्गन से और एक हमारे ऊपर के बॉडी ऑर्गन से। ये दोनों एक जगह इसमें खुलते हैं। किसमें, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद के बाद में यहाँ पर कपाट होते हैं। कपाट मीन्स जैसे मैंने बताया वाल होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये वाल होते हैं। यहाँ पे जो वाल होता है उसको हम ट्राइकस्पिड वाल बोलते हैं। यानी इस स्थिति में यहाँ पर 3 वाल होते हैं और इस स्थिति में यहाँ पर बाइकस्पिड वाल, मतलब 2 वाल होते हैं। इसलिए हम इसको बाइकस्पिड और मिट्रल वाल, इसका सेकंड जो नेम है, दूसरा नाम उसको हम मिट्रल वाल भी कहते हैं। तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड एंड लेफ्ट साइड के अंदर बाइकस्पिड। जब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में आएगा, सेम उसी टाइम पर हमारे यहाँ पर लंग्स होते हैं, जिसको हम लंग्स होते हैं। यहाँ से इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। यानी ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती है। और अब यहाँ पर स्टोर होने के बाद में अंदर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी एक हार्ट बीट के अंदर 0.8 सेकंड लगता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 1 मिनट के अंदर हृदय की धड़कन कितनी होगी, लगभग 72 से लेकर 75। यानी पर मिनट हमारा हृदय 72 टाइम से लेकर 75 टाइम तक धड़कता है। अब यहाँ से ये ब्लड यहाँ इकट्ठा हो गया। ये यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये यहाँ इसके अंदर आ गया। किसमें, ये है अपना दायां निलय। उसी टाइम में यहाँ पर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और वो हार्ट के लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट ऑरिकल या दाएं आलिंद में आएगा और यहाँ से ये इसमें प्रवेश करेगा दाएं निलय में। दोनों क्रियाएं साथ होती है। अब यहाँ पर ये रक्त स्टोर होने के बाद में इस साइड के अंदर जो रक्त आता है वो है ऑक्सीजनेटेड, यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। और ये बीच में एक लाइन होती है, ये दोनों पार्ट को अलग अलग करती है। इसको हम बोलते हैं सेप्टम। और इस पूरे हृदय के चारों तरफ जो कवरिंग होती है, एक आवरण होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। इजंट इट? जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये इस हृदय को चारों ओर से बाउंड्री दे रहा है, इसको बोलते हैं हृदय आवरण या पेरिकार्डियम। दिख रहा है? उसके बाद में यहाँ पर ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं द्विकपटी कपाट, यानी बाइकस्पिड वॉल।
और ये है त्रिवलन कपाट यानी ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड का जो दूसरा नाम है इसको हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, व्हाट वी कॉल मिट्रल वाल्व। इस तरफ जो ब्लड आएगा वो लंग से आएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और इस साइड में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो हमारे बॉडी पार्ट से आएगा। और बॉडी पार्ट में भी हमारे दो वीना केवा होता है, इन्फीरियर और सुपीरियर, जिन्हें हम हिंदी में महाशिरा कहते हैं, वो इस ब्लड को कैरी करके लाते हैं। यहाँ आने के बाद में फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ से ब्लड आ गया इस ब्लड में, यहाँ से ये ब्लड साफ होने के लिए लंग्स में जाएगा। कौन सा ब्लड जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ से जब ब्लड प्यूरिफाई हो गया तो ये वापस यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद में इस एरिया से वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा वो एओर्टा में जाएगा, जिसको हम महाधमनी कहते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में जाएगा, जिसको हम यहाँ देख रहे हैं, ये एओर्टा या महाधमनी है। यहाँ से ब्लड हमारे होल बॉडी को जाएगा, पूरी बॉडी को ये सर्कुलेट होगा यहाँ से। तो ये कौन सा ब्लड है? ये ऑक्सीकृत ब्लड है जो पूरी बॉडी में जाएगा। और यहाँ मैं बात कर रहा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ये कौन सी वेन लेके जाएं, कौन सी ब्लड जो कैरी कर रही है उसका नाम है फुफ्फुस धमनी। अब बताइए, ये धमनी है लेकिन फुफ्फुस है, तो ये कौन से ब्लड को लेके जाएगी? जिसके अंदर CO2 होगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी फुफ्फुस धमनी। और ये यहाँ से इसे लेके जाएगी लंग्स को। लंग्स में क्यों लेके जाएगी? प्यूरिफाई करने के लिए। लंग्स से ब्लड प्यूरिफाई होकर ऑक्सीजनेटेड होकर वो आएगा फुफ्फुस हीरा के माध्यम से, यानी इसी लंग से इस फुफ्फुस हीरा के माध्यम से ये इस दाएं आलिन में एंटर करेगा। दाएं एलिन से वापस ये दाएं निलय में आएगा। दाएं निलय से ये पंप होकर कहाँ जाएगा? महाधमनी में जाएगा, और महाधमनी से पूरी बॉडी को सर्कुलेट करेगा। इस प्रकार हमने ये देखा कि हृदय जो स्ट्रक्चर है ये एक पंपिंग हाउस की तरह कार्य करता है। ये यहाँ जो इसमें जो रक्त आता है उसको पंप करता है, सर्कुलेट करता है, और होल बॉडी को ये ब्लड सप्लाई करता है। चूँकि हृदय के अंदर जो ब्लड है वो 2 बार एंटर करता है। कितनी बार एंटर करता है हृदय में? 2 बार। इसीलिए इस पूरे जो कार्य प्रणाली है इसको हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, यानी हृदय में ब्लड 2 बार आ रहा है, एक बार बॉडी से आ रहा है, लंग्स में जा रहा है, और लंग्स से फिर हार्ट में आ रहा है, और फिर बॉडी में जा रहा है। एक बार इसका हृदय के बारे में जो इसका जो नामांकित चित्र है, डायग्राम, इसके बारे में बता देता हूँ। ये बताया महाशिरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, दाएं साइड में लेके आती है। ये ऊपर वाली महाशिरा है जो ऊपर के बॉडी पार्ट से लेके आती है। ये जो इन्फीरियर वीना केवा है या बॉडी के जो निचले पार्ट्स के जो ऑर्गन्स है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ये इसके कपाट हैं, यहाँ त्रिवलन कपाट बोलते हैं, इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इस साइड के अंदर ये लेफ्ट ऑरिकल या दायां आलिंद बोलते हैं, सॉरी बायां आलिंद बोलते हैं। दोनों के बीच के अंदर एक कपाट है जिसको द्विकटिक कपाट या मिट्रल वॉल कहते हैं, और ये इसमें खुलता है। ठीक है, ये पूरी इसका स्ट्रक्चर है। समझता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हृदय का आकार कितना होता है, हृदय का वजन कितना होता है, हृदय की साइज क्या होती है, इसके बारे में बताता हूँ। बहुत सिंपल थिंग है कि हृदय एक पेशीय अंग है, यानी ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई हड्डी नहीं होती। हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन होता है या जो हमारा कंकाल तंत्र होता है उसमें देखते हैं, जो छोटा ऑर्गन भी लेते हैं, उंगली है, इसमें भी बोन आपको नज़र आएगी, नोज़ में बोन है, लेकिन हृदय के अंदर किसी भी प्रकार की बोन नहीं है। इट इज़ टोटली मैस्कुलर ऑर्गन। इसका जो वेट की बात करते हैं, वेट होता है इसका 280
से 300 ग्राम के आसपास होता है। और इसके आकार की बात करता हूँ तो नॉर्मली जो आपकी जो फिस्ट है, जिसको हम हथेली बोलते हैं, इस आकार की होती है। ये आप देख रहे हैं, नज़र आ रही है आपको? मेरा जो हृदय की साइज़ है वो आप इतना बोल लो, देख लीजिए। और आप अपने हृदय को देखना चाहोगे साइज़ क्या है, तो अपनी फिस्ट को देख लीजिए, वही आपके हृदय का मेजरमेंट होगा, लाइक दिस। ये मेरी फिस्ट है, इतना इसका साइज होगा। हृदय के चारों ओर एक आवरण होता है जो उसको प्रोटेक्शन देता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। बता दिया पहले आपको, बताए। अब हृदय के अंदर 4 कक्ष होते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। बाएं और आलिंद व निलय आपस में एक द्विवलन कपाट, जिसे हम मिट्रल वाल कहते हैं, या बायां एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल कहते हैं, समझा दिया। दाहिनी ओर जो राइट साइड है उसके निलय वेंट्रिकल और ऑरिकल के बीच में, आलिंद और निलय के बीच के अंदर त्रिवलन यानी ट्राइकस्पिड वाल होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल कहते हैं जिसको, वो पाया जाता है। कपाट खुलने व बंद होने से एक साउंड प्रोड्यूस होता है या एक आवाज़ आती है, उसे हम लब डब कहते हैं। लब और डब, हम हमारे हृदय को अपने हाथ से या डॉक्टर जो हैं वो स्टेथोस्कोप से उसको सुन सकते हैं, तो साउंड जनरली लब एंड डब का आता है। अक्सर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक इंस्ट्रूमेंट रखता है गले में लटका कर, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, वो हमारे हृदय की धड़कन को सुनने में काम आता है। हृदय की धड़कन कब होती है? एक तब होती है, एक पूरा चक्र होता है जिसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। यानी जब हृदय रिलैक्स होता है और हृदय ब्लड को पंप करता है। जब आराम की स्थिति में हृदय होता है उसको बोलते हैं डायस्टोल, और जब हृदय से रक्त को पंप करता है उस स्थिति को बोलते हैं सिस्टोल, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अब ये दोनों पोजीशन है आपके सामने। ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन ये बता रहा है कि हृदय के जो कपाट है जिसको बोलते हैं हम ऑरिकल, इस ऑरिकल से ये और इस ऑरिकल से, दोनों ऑरिकल से सेम टाइम पे वेंट्रिकल के अंदर ब्लड रिलीज हो रहा है या प्रवेश कर रहा है। इस वर्ग की जो स्थिति है इसको बोलते हैं हम डायस्टोल। दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल कौन से हैं? ये दोनों वाल है, ये और ये वाल है, इन दोनों को एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल कहते हैं, यानी एवी वाल। खुले होते हैं जिससे रक्त बाएं और दाएं दोनों निलय में सीधे प्रवाहित हो सके, जहां इसे अगले संकुचन के लिए एकत्रित किया जा सके। यानी जब ये संकुचन होगा, जब ये पिचकेगा तो यहाँ से प्रेशर बनेगा और उस प्रेशर से रक्त एक बार में लंग्स के पास जाएगा, और उसी समय यहाँ जो बाएं साइड से हैं ये महाधमनी से जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में एओर्टा कहते हैं। इस प्रकार से ब्लड का आने का समय भी एक समान है, और ब्लड का जो पंप लगता है, पंप देता है हृदय, वो भी एक ही टाइम पे होता है। जब हृदय में रक्त आता है उस स्थिति को हम बोलते हैं डायस्टोल, और जब हृदय रक्त को पंप करता है उसको बोलते हैं हम सिस्टोल। ये दोनों प्रक्रियाएं एक के बाद एक अल्टरनेट तरीके से चलते हैं, और ये लब और डब का साउंड क्रिएट या लब एंड डाउन का साउंड बनाती है। दाहिने हृदय में ट्राइकस्पिड वाल होता है। हाई प्रेशर के द्वारा इसके यहाँ से इसके दबाव लगता है, दबाव लगने से प्रेशर से ब्लड एओर्टा और लंग्स में जाता है। वेंट्रिकल संकुचित होते हैं और उनके रक्त की मात्रा नए खुले फुफ्फुसीय वाल, गहरा नीला तीर जो है ये वाला नहरा तीर, और महाधमनी वाल ये वाला है, इसमें गहरा लाल जो इंडिकेट हो रहा है, आपके दो इंडिकेशन हो रहे हैं, ब्लू और रेड। ये वाल है और ये वाल है। यहाँ जो वाल है ये ओपन होके महाशिरा में जाएगा, महाधमनी में जाएगा, और यहाँ से जाने के बाद में ये पल्मनरी में जाएगा। पल्मनरी वाल है के माध्यम से क्रमशः फुफ्फुसीय ट्रंक
और महाधमनी में जाएगा। फुफ्फुसी ट्रंक का मीन है कि यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाएगा फॉर प्योरिफिकेशन। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस इन लंग एल्वियोलाई। उसकी बारे में हम डिटेल में जानकारी अगले वीडियो जो आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें बड़ी डिटेल से आपको जानकारी दी जाएगी। एंड दैट वीडियो विल आल्सो बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। हृदय, हार्ट बीट जो होती है, हृदय की प्रति मिनट जो धड़कन होती है वो 70 से 72 बार भी होती है। 75 भी हो सकती है और 70 भी हो सकती है। ये नियर अबाउट लगभग 72 इसका एग्जैक्ट है। लेकिन बच्चों की बात करते हैं हम कि बच्चों के अंदर जो हार्ट बीट होती है वो 100 से ऊपर होती है, 130 140 तक होती है। और बीमार लोग होते हैं उनकी हार्ट बीट 70 से कम होती है, 60 हो सकती है, 65 हो सकती है। लेकिन नॉर्मली जो हार्ट बीट की बात अगर हम करें और एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि नॉर्मल जो पर्सन है उसकी पर मिनट हार्ट बीट कितनी है, तो आंसर दीजिएगा 72 टाइम्स पर मिनट। हृदय धड़कन सुनने वाला यंत्र जिसको डॉक्टर लगा के घूमते हैं अपनी गर्दन में, एक होता है स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो उसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। वो जनरली आप देखते हो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है ये, जिसको डॉक्टर गले में लगा कहते हैं। इसको वो हमारी बॉडी से टच करता है और ये जैसे कान में ईयरबड होते हैं उस तरह से इसको अपने कान में लगाते हैं और हृदय की धड़कन को सुनने वाला यंत्र है, इसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हृदय की धड़कन का जो कंट्रोल सेंटर, हृदय की धड़कन को कंट्रोल कौन करेगा? हमारे शरीर में जो भी एक्टिविटीज़ हैं, हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाला होता है एक मास्टरमाइंड, जिसको सभी के है, जिसको ब्रेन कहते हैं, दिमाग या मस्तिष्क कहते हैं, वो हमारा मास्टरमाइंड है। तो उस ब्रेन का जो हाइंड पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, इसकी पोजीशन हमारे गर्दन और हेड, इनका जो बीच का जो जॉइंट होता है, यहाँ पर हेड के जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर मेडुला ऑब्लंगेटा इसकी पोजीशन होती है। ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है हाइंड ब्रेन जिसको बोलते हैं, उसका एक ये पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ये हृदय की धड़कन को, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, तेज भी कर देता है और कम भी, धीमी भी करता है। रक्त परिसंचरण, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इसकी सबसे पहले विलियम हार्वे ने खोज की। विलियम हार्वे पेशे से चिकित्सक थे। उन्होंने इसको सबसे पहले खोजा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर या जंतुओं के बॉडी के अंदर रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। रक्त परिसंचरण के बारे में आपको पिछली स्लाइड में बता दिया, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये लंग्स हैं, ये आपको स्ट्रक्चर से और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये एक बार समझने के बाद के अंदर ये भूलने, मुझे नहीं लगता है कि आप इसको कभी भूलोगे ज़िंदगी में। ये हृदय है, इस हृदय के 4 कपाट हैं। ये जो नीला नीला वाला पार्ट है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। वो जो ब्लड है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या देसी भाषा में हम उसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं। वो हमारी बॉडी पार्ट से, देखिए ये ऊपर के बॉडी पार्ट से और ये नीचे की बॉडी, यानी पैर से है, लेग से है, थाई से है, स्टोमक से है, चेस्ट से है। और चेस्ट से ऊपर जो शोल्डर है और ये जो हमारा हेड है, यहाँ से ये दोनों एक ही लाइन कनेक्ट होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। ये जाकर अपना रक्त कहाँ उड़ेलते हैं? राइट साइड में। और उसी वक्त ये जो फेफड़े हैं, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ इसमें आया, यहाँ आने के बाद के अंदर यहाँ जा रहा है, और ये यहाँ से ये इस दोनों फेफड़ों में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। दोनों फेफड़े इस ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। कैसे प्योरीफाई करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होता है? ये जो फेफड़े हैं, इसके जो छोटे छोटे जो एल्वियोलाई है, ग्लोब्यूलाई होते हैं, ये 2 साइड में डिवाइड होता है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैं वीडियो आएगा
तब आपको और अच्छे से समझ में डिटेल में समझ आएगा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होता है। यहाँ इतना जान लीजिए कि यहाँ पर ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए आएगा, ऑक्सीजन लेने के लिए आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज होगी और जो लंग्स में जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड में के अंदर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके थ्रू, किसके थ्रू, कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन। इस ब्लड को पल्मोनरी वेन में कौन सा ये, लेकिन ये वेन है, लेकिन इसके आगे चूंकि ये पल्मोनरी लग गया तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ये हार्ट के लेफ्ट साइड में राइट एंट्रियम बाएं आलिंद में लाएगी और बाएं आलिंद से ये सेम टाइम पर इसमें वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, बाएं नीले में जाएगा, बाएं नीले से ये पंप होकर, यहाँ से पंप होकर ये कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, महाधमनी, महाधमनी, जो यहाँ इस पोजीशन पे महाधमनी होती है। फिर उसके बाद में ये जिस तरह से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है उसी तरह से वापस इस बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा। इस तरह से ये संपूर्ण प्रक्रिया हमारे जन्म लेने से लेकर हमारी मृत्यु तक ये पूरी प्रक्रिया चलती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हार्ट बिना थके, बिना रुके, रात दिन, सुबह शाम, चाहे कैसा भी मौसम हो, सर्दी हो गर्मी हो, आपका वर्किंग प्रणाली में रहेगा, वर्किंग मोड में रहेगा। और जिस दिन हार्ट ने काम करना बंद कर दिया उसी दिन हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। इसलिए अपने हार्ट को हेल्दी रखें, इसको किसी भी तरह से परेशानी ना हो, उसके लिए हमें हमारे दैनिक आहार, दैनिक जो खान पान है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम अनहेल्दी फूड लेते हैं, उसकी वजह से कई प्रकार के कार्डिक डिजीज़ हो जाती है, तो ऐसा ना करें, हेल्दी रहें, मस्त रहें। समझ में आ गया? आरएच फैक्टर एक नया फंडा है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान इसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है। जरा सी लापरवाही हो जाती है तो जिंदगी आफत में पड़ जाती है। आरएच जो फैक्टर है इसकी खोज लैंडस्टेनर एंड विनन ने की। ब्लड ग्रुप की खोज भी लैंडस्टेनर ने की। आरएच फैक्टर की खोज कहाँ पर की? एक रेसिस नाम के जो बंदर हैं अफ्रीका में पाए जाते हैं, उसके अंदर सबसे पहले आरएच फैक्टर खोजा गया। अभी आरएच फैक्टर है क्या? आरएच फैक्टर दो तरह के हैं, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। यानी हमारा जो ब्लड है वो या तो ए पॉजिटिव होगा या बी पॉजिटिव होगा। जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं, हमारे 4 ब्लड ग्रुप हैं, ए बी और ओ। इन सब के अंदर आरएच नेगेटिव भी होता है और आरएच पॉजिटिव भी होता है। आरएच नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है तो उसको नेगेटिव ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है, और जो आरएच पॉजिटिव होता है उसको ओ पॉजिटिव है तो उसको ओ पॉजिटिव दिया जाएगा, और ए पॉजिटिव है तो उसको ए पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव उसको ब्लड देगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पिछले जो मेरा वीडियो है या पिछले हम बात कर चुके हैं उसको एक बार और देख लें। जिन व्यक्तियों के रक्ताणु मीन्स ब्लड सेल्स में आरएच एंटीजन पाया जाता है उन्हें आरएच पॉजिटिव, और जिनमें ये आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है आरएच, उसे हम आरएच नेगेटिव कहते हैं। ये सभी प्रकार ब्लड ग्रुप में होता है, जैसे ए बी एंड ओ। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ए बी पॉजिटिव हो सकता है, ओ नेगेटिव हो सकता है। इस प्रकार से ब्लड ग्रुप कितने हो गए? 8 हो गए, 4 पॉजिटिव में और 4 नेगेटिव में। विवाह अयोग्य जोड़ा। विवाह अयोग्य जोड़े से मतलब है कि पुराने समय के अंदर हम कौन ब्लड ग्रुप मैच करता था, कोई ब्लड ग्रुप किसी को पता ही नहीं होता था मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है। आज भी
कई लोगों को पता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे नई नई बीमारी आती है तो हमारे में जागरूकता होती है, और जागरूकता होनी भी चाहिए, क्योंकि ये मेडिकल जो इलनेस होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट अगर समय पे दिया जाता है तो हम अपनी बीमारी से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं, और समय रहते हम उसे अपने उसको नियंत्रण में ले सकते हैं और अपने स्वास्थ्य से और उसको अच्छा कर सकते हैं। तो ये इतना ज़रूरी क्यों है? ये बहुत ही अधिक ज़रूरी इसलिए है क्योंकि RH नेगेटिव है। यदि कोई फीमेल है वो RH नेगेटिव है और उसका जो हस्बैंड है, पुरुष है, वो RH पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव ये फीमेल है और ये मेल है। इनका अगर ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव है, तो उस स्थिति में क्या होता है, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद के अंदर जो इनका जो प्रथम डिलीवरी होगी, फर्स्ट डिलीवरी होगी, तो वो एक नॉर्मल डिलीवरी होगी। जो फर्स्ट जो उनका चाइल्ड होगा वो नॉर्मली पैदा होगा। वो नॉर्मली इसलिए पैदा होगा क्योंकि इस RH में जो ब्लड ग्रुप है नेगेटिव है, इसके प्रति उस वक्त तक कोई एंटीबॉडी डेवलप नहीं होती। एंटीबॉडी डेवलप नहीं होगी, एंटीबॉडी डेवलप नहीं होगी तो वो उसका प्रतिरोध नहीं करेगा और वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा पैदा होगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वही जोड़ा या वही औरत कंसेप्शंस करती है, उसके दूसरा बच्चा होने की स्थिति होती है, तो उस केस के अंदर जो बच्चा होगा वो मरा हुआ पैदा होता है। ऐसे केसेस जो हम कई बार गांव में देखते हैं कि किसी जोड़े के कोई बच्चा होता है तो वो या तो जनरली मरा हुआ पैदा होता है या उस महिला के पेट में ही मर जाता है। तो ये सारे केसेस किसकी वजह से हैं? RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव की वजह से। इसीलिए आजकल सभी अपने ब्लड ग्रुप को चेक करवाते हैं और काउंसलिंग कराई जाती है। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं कि भाई अगर ऐसे कोई केस होता है, भाई जनरली ऐसा तो है नहीं कि कोई RH नेगेटिव नहीं होगा या RH पॉजिटिव नहीं होगा, होते हैं, जोड़ों में भी होता है, पैर में भी होता है। लेकिन उस कंडीशन के अंदर डॉक्टर से राय लेनी चाहिए और उनको बताना चाहिए भाई हमारा ब्लड ग्रुप इस तरह से अलग अलग ये एंटीजेंस का है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव है। उस स्थिति में एक डॉक्टर पूरे टाइम पर उसको ट्रीटमेंट चलता है और जब डिलीवरी होती है उससे पहले उनको एक मतलब एंटीबॉडी वाला एक इंजेक्शन दिया जाता है जो एंटीबॉडी को डेवलप नहीं होने देता, और जो सेकंड बर्थ है उसको भी नॉर्मल तरीके से करवा सकते हैं। तो उस जो डिजीज़ होता है जिसकी वजह से उस बच्चे की डेथ हो जाती है उसे हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलेसिस। ये रोग होता है। ये कई बार पूछा जाता है कि RH एंटीजेंस की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से जो डिजीज़ होता है उस डिजीज़ का नाम बताइए, तो उसका नेम है इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलेसिस। मादा को anti-RH बॉडी का इंट्रोवेनस, जिसकी हम बात कर रहे थे, इंट्रोवेनस इंजेक्शन दिया जाता है बिफोर डिलीवरी। उस इंट्रोवेनस इंजेक्शन देने से उसकी बॉडी के अंदर इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनती है और वो भी एक नॉर्मल डिलीवरी की तरह बच्चे को बर्थ दे सकती है। ये हृदय है। हृदय के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और हृदय की धड़कन की शुरुआत कई बार पूछ लेते हैं, इस पे हम 2-3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में, रीट एग्ज़ाम के अंदर हेल्पफुल होंगे कि हृदय की धड़कन, हृदय वर्क कैसे करता है। हृदय को शुरू करने के लिए कोई ना कोई तो इसको इनिशिएट करेगा। तो इनिशिएट करने के लिए जो है ये जो दायां आलिंद होता है इसके अंदर एक ऐसे नोड होता है। क्या होता है? ऐसे नोड। इसको बोलते हैं साइनो-ऑरिकुलर नोड। ये हम अब इसकी हृदय की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, वर्किंग पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से ये वर्किंग है। बार की तो फिजियोलॉजी होगी कार्य की, और अब इसकी एनाटॉमी जो वर्किंग है, यहाँ पर एक साइनो-ऑरिकुलर नोड होता है जो यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करता है। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगी वो यहाँ पर एट्रीवेंट्रिकुलर नोड होता है। इन दोनों, ये जो सेप्टम है बीच के अंदर, ये जैसे हृदय है,
इसके अंदर 4 कपाट हैं, इसको हम बोलते हैं सेप्टा। यहाँ पे सेनो ऑरिकुलर नोड है, ये यहाँ से इम्पल्स को देगा ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को यहाँ पर। ये जो बीच का भाग है इसको बोलते हैं अपन बंडल ऑफ हिज। ये जो पार्ट है इस पे बंडल ऑफ हिज बोलते हैं। किसी वैज्ञानिक ने इसको फर्स्ट टाइम खोजा था, उसका नाम था बंडल, इसलिए उसको नाम दे दिया बंडल ऑफ हिज। उसके बाद में यहाँ से ये जो इम्पल्स है वो बंडल ऑफ हिज के द्वारा ये जो पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं, दोनों तरफ पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं, वो इसको इनिशिएट करते हैं। इस प्रकार से हृदय की धड़कन की शुरुआत साइनो ऑरिकुलर नोड से होते हुए इम्पल्स या तरंग बोलते हैं अपन उसको, वो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे आती है। यहाँ से बंडल ऑफ हिज के द्वारा होते हुए ये पुरकिंजे फाइबर्स तक पहुँचती है। इस प्रकार इसका कार्य करने का तरीका होता है। एक जो क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कई बार आता है कि जो हृदय है उसकी एक दीवार, आप देख रहे होंगे चित्र में बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा है आपको, ये जो दीवार है ये आपको थोड़ी पतली नज़र आ रही है, यानी इसकी जो विड्थ है वो पतली है, और यहाँ पर जो इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर हृदय के दीवार के बारे में। ये पतली है, ये दीवार थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है, क्योंकि बिना कोई कारण, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसकी दीवार की थिन है और ये दीवार वाली थोड़ी थिक है या मोटी है। इसका कारण ये है कि जो हृदय के अंदर जो रक्त आया है, दाईं साइड में जो रक्त आया है उसको तो रक्त को पंप कहाँ करना है, सिर्फ फेफड़ों तक, जो हृदय के बिल्कुल पास में है, तो इससे ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो बाईं साइड का जो वेंट्रिकल है इसको ब्लड को पंप करना पड़ेगा महाधमनी की ओर। जो महाधमनी से ब्लड पूरे ऑर्गन्स हो जाएगा तो हमारा शरीर कितना बड़ा है, यानी हमारे सिर से लेकर पैर तक जो ब्लड की जो सप्लाई होगी वो बाएं साइड का जो वेंट्रिकल है वो करता है। इसलिए इस दीवार को थोड़ा मजबूत होना ज़रूरी है। अगर ये दीवार अगर मोटी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो ये दीवार फट सकती है या रैप्चर हो सकती है। इसी को देखते हुए ये वाली जो दीवार है वो थोड़ी ज़्यादा थिक होती है। कौन सी साइड की? लेफ्ट साइड की दीवार है हार्ट की, वो थिक होती है और राइट साइड वाली थिन होती है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। ओके, थैंक यू।